जरा सोचिए, रात के करीब 1:30 बज रहे हैं। कराची की सड़कें एकदम सुनसान हैं। यही वो वक्त होता है जब इंटरनेशनल फ्लाइट्स लैंड करती हैं और शहर के सबसे गहरे रहस्य बाहर आने लगते हैं। अचानक रियर व्यू मिरर में एक एलीट पुलिस मोबाइल की चमकती हुई लाल नीली लाइटें दिखाई देती हैं। हाई एंड वर्दी पहने हुए कुछ लोग, जिनके हाथों में बिल्कुल असली दिखने वाले वारंट हैं, गाड़ी को किनारे लगाने का इशारा करते हैं। ऐसे में किसी को भी लगेगा कि चलो शुक्र है पुलिस गश्त पर है। लेकिन जैसे ही शीशा नीचे होता है, एक बेहद खौफनाक सच्चाई सामने आती है। ये कोई पुलिस चेकिंग नहीं है, ये है कराची का कुख्यात घोस्ट स्क्वाड। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे आपराधिक गिरोह की पूरी इनसाइड स्टोरी डिकोड करने वाले हैं जिसने इस पूरे शहर की रातों की नींद उड़ा दी थी। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। जरा इस बात की गहराई को समझिए। हम एक ऐसे शहर की बात कर रहे हैं जहां के सबसे सुरक्षित और संपन्न इलाकों में भी खौफ का साया था। घोस्ट स्क्वाड कोई आम सड़क छाप लुटेरों का गैंग नहीं था, बिल्कुल नहीं। इन्होंने हथियारों से ज्यादा एक बेहद खतरनाक चीज का इस्तेमाल किया, और वो था भ्रम। सत्ता और पुलिस के अधिकार का ऐसा परफेक्ट भ्रम जिसे देखकर कोई भी आम इंसान चकमा खा जाए। सोचिए, जब रक्षक ही भक्षक का रूप ले ले तो कोई मदद के लिए किसे बुलाएगा? इसी मनोवैज्ञानिक डर का घोस्ट स्क्वाड ने पूरा फायदा उठाया और शहर के अमीर लोगों को पूरी तरह से पंगु बनाकर रख दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लोग कितने कामयाब रहे। तो ये आंकड़ा सुनिए, 40। जी हाँ, 40। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इस एलीट यूनिट ने बिना किसी की नज़रों में आए, बिना कोई शक पैदा किए, लगातार 40 मिडनाइट रॉबरीज को अंजाम दिया, वो भी बिल्कुल फ्लॉलेस तरीके से। 40 अलग अलग वारदातें हो गईं और पुलिस को भनक तक नहीं लगी कि ये सब एक ही मास्टरमाइंड गैंग का काम है। ये अकेला नंबर ही ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि उनका पूरा ऑपरेशन कितना सटीक, प्रोफेशनल और खौफनाक था। सेक्शन 4, भ्रम की संरचना। आखिर उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर इन अपराधों को अंजाम कैसे दिया? चलिए इस भ्रम के ढांचे को डिकोड करते हैं और इनकी वर्किंग स्टाइल को समझते हैं। इनका काम करने का तरीका बेसिकली एक डरावने 3 स्टेप फॉर्मूला पर टिका था। पहला स्टेप, इनसाइडर इंटेलिजेंस, यानी पक्की अंदरूनी खबर। दूसरा स्टेप, सत्ता का भ्रम पैदा करना। और तीसरा स्टेप, आधी रात का जाल बिछाना। ये कोई रैंडम लूटपाट नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही हाई लेवल की कोरियोग्राफी थी। हर एक कदम दूसरे से ऐसे जुड़ा था कि शिकार के लिए इनके बिछाए जाल से बच निकलना लिटरली नामुमकिन हो जाता था। तो पहले स्टेप को थोड़ा और करीब से देखते हैं। कोई भी घोस्ट स्क्वाड बिना किसी बिग ब्रदर के तो काम कर नहीं सकता। यहीं पर एंट्री होती है मुखबिरों की। ये मुखबिर वो लोग होते हैं जो कराची के खारा दर और मीठा दर जैसे भीड़ भाड़ वाले बाजारों में हर वक्त मौजूद रहते हैं। इनका बस एक ही काम था, पैसे की मूवमेंट पर गिद्ध जैसी नजर रखना। कौन सा व्यापारी कैश लेकर निकल रहा है, किसने भारी मात्रा में ज्वेलरी खरीदी है, ये सारी एकदम पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन इन मुखबिरों के जरिए सीधे घोस्ट स्क्वाड के पास पहुंचती थी। वैसे देखा जाए तो ये कोई बिल्कुल नई स्ट्रैटेजी नहीं है। कराची के डार्क अंडरवर्ल्ड में इसका एक पूरा इतिहास रहा है। 1980 के कुख्यात हथौड़ा ग्रुप को ही ले लीजिए। उनके पास इंस्पेक्टर लतीफ़ नाम का एक अपना आदमी था जो उन्हें एयरपोर्ट सिक्योरिटी से बचने के लिए इल्लीगल बोर्डिंग पास देता था। घोस्ट स्क्वाड ने इसी पुरानी इनसाइडर ट्रिक को एक नए, मॉडर्न तरीके से इस्तेमाल किया। किसी एक सरकारी अधिकारी पर डिपेंड रहने के बजाय इन्होंने पूरे बाजार में अपने मुखबिरों का एक जाली बिछा दिया। अब इस स्लाइड में जो बात है ना, वो वाकई हैरान करने वाली है। इन्होंने सत्ता के इस भ्रम को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया था। इन्होंने सिर्फ कोई आम खाकी वर्दी नहीं पहनी, बल्कि एकदम हाई एंड, ओरिजिनल दिखने वाली एलीट पुलिस की यूनिफॉर्म्स बनवाई। इनके पास जो वारंट होते थे वो जाली थे, लेकिन देखने में 100% असली लगते थे। और सबसे खतरनाक बात जानते हैं क्या है? इन्होंने असली पुलिस के तौर तरीकों, उनकी बॉडी लैंग्वेज का बहुत डीप स्टडी किया था। जिस तरह से एक स्पेशल फोर्स यूनिट चिल्लाती है, डराती है, इन्होंने वो सब कॉपी कर लिया था। किसी भी आम इंसान के लिए ये पहचान पाना इम्पॉसिबल था कि ये असली पुलिस है या नकली। इनका टारगेट सिलेक्शन भी बहुत कैलकुलेटेड था। ये किसी भी चलते फिरते इंसान को नहीं रोकते थे। ये सिर्फ उन्हें शिकार बनाते थे जो किसी बड़े फंक्शन या शादी से मोटा कैश या गहने लेकर लौट रहे हों। ये पूरा पैटर्न हमें मशहूर सूटकेस मर्डर मिस्ट्री की याद दिलाता है, जहाँ क्रिमिनल्स ने बहुत ही सिलेक्टिव तरीके से अपना शिकार चुना था। तो ये कोई अंधेरे में तीर चलाने वाला काम नहीं था। ये एक पूरी तरह से इन्फॉर्म्ड, नपातुला और शातिर शिकार था। सेक्शन 10, आधी रात का जाल बिछाना। खुफिया जानकारी आ गई, नकली पहचान बन गई। अब बारी थी इस खौफनाक ड्रामे को सड़क पर उतारने की।
इसके लिए टाइमिंग और लोकेशन बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए थी। ये हमेशा रात के सन्नाटे में अक्सर 1:30 बजे के आसपास एक्टिव होते थे, जब सड़कें एकदम खाली होती हैं और इंसान मनोवैज्ञानिक रूप से सबसे ज्यादा कमजोर होता है। इन्होंने माय कोलाची रोड के एकदम सुनसान हिस्सों को चुना, या फिर लियारी की संकरी और अंधेरी गलियों को। ये जानबूझकर ऐसी जगह मार्क करते थे जहां दूर दूर तक परिंदा भी पर न मार सके, और बस वहीं पर इनका नकली पुलिस चेक पॉइंट लग जाता था। और ये जो कोट है ना, ये इनकी स्पीड को बहुत बेहतरीन तरीके से डिफाइन करता है। शिकार ने गाड़ी रोकी और चंद मिनटों के अंदर सब कुछ साफ। इनकी फुर्ती बिल्कुल फुटपाथ किलर की तरह थी। मतलब इससे पहले कि दूर से आ रही किसी असली पुलिस गाड़ी का सायरन सुनाई दे, ये लोग हवा में गायब हो जाते थे। कोई सुराग नहीं छूटता था, कोई गवाह नहीं बचता था, बस एक और शिकार जो डर के मारे सुन सड़क पर खड़ा रह जाता था। सेक्शन 13, द डिजिटल डाउनफॉल। लेकिन कहते हैं ना, कोई भी क्राइम 100% परफेक्ट नहीं होता। चलिए देखते हैं कि पुलिस ने आखिर इन्हें पकड़ा कैसे। समय के साथ क्रिमिनल्स को पकड़ने के तरीके भी बहुत बदल गए हैं। पहले के टाइम में पुलिस को फिजिकली जाल बिछाने पड़ते थे। आपको कुख्यात 400 गर्ल हैकर वाला केस तो याद ही होगा। उसमें पुलिस ने रणछोड़ लाइन की एक निहारी की दुकान पर पूरा ट्रैप लगाकर उसे रंगे हाथों पकड़ा था। लेकिन घोस्ट स्क्वाड के केस में प्रॉब्लम ये थी कि उन्हें कोई देख ही नहीं पा रहा था। तो फिर उन्हें पकड़े कैसे? इसके लिए पुलिस को एक ऐसा जाल बिछाना पड़ा जो दिखाई ना दे, एक डिजिटल जाल। और इस डिजिटल ट्रैप का सबसे बड़ा हथियार था CDR, यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स। इन्वेस्टिगेटर्स के लिए ये टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुई। बेसिकली CDR करता क्या है? ये एक पर्टिकुलर टाइम और लोकेशन पर जितने भी मोबाइल सिग्नल्स एक्टिव होते हैं उनकी मैपिंग करता है। देखिए, जब फिजिकल दुनिया में कोई गवाह ना हो ना, तो आपकी जेब में रखा मोबाइल फोन ही आपकी लोकेशन का सबसे बड़ा डिजिटल गवाह बन जाता है। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि पुलिस ने इस डेटा के पहाड़ को खंगाला कैसे। इन्वेस्टिगेटर्स ने एक मैसिव डेटा ऑपरेशन चलाया। उन्होंने सभी 40 क्राइम सीन्स के टाइम और लोकेशन का डेटा निकाला और हजारों एक्टिव मोबाइल डिवाइसेस को फिल्टर करना शुरू किया। ये भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। लेकिन आखिरकार उन्हें वो सुई मिल गई। एक ऐसा ओवरलैपिंग घोस्ट नंबर सामने आया जो उन सभी 40 जगहों पर ठीक उसी वक्त मौजूद था जब डकैती हो रही थी। और जाहिर सी बात है, ये कोई इत्तेफाक तो हो नहीं सकता था। अब कहानी की कड़ियां कैसे जुड़ती हैं वो देखिए। सिर्फ डिजिटल सबूत कोर्ट में काफी नहीं होते, उन्हें एक सॉलिड फिजिकल लिंक चाहिए था। पुराने मशहूर केसेस में, जैसे हथौड़ा या सूटकेस मर्डर में, क्रिमिनल्स को DNA या खून से सने हथौड़ों जैसे वायलेंट सबूतों से पकड़ा गया था। लेकिन घोस्ट स्क्वाड तो अपना काम बिना खून खराबे के बड़ी सफाई से करता था। फिर भी पुलिस को एक फिजिकल एविडेंस मिल ही गया। कोई हथियार नहीं, बल्कि एक मामूली सी कागजी गलती। और वो गेम चेंजिंग सुराग था एक फेंका गया फर्जी वारंट। हड़बड़ी में घोस्ट स्क्वाड ने अपने एक शिकार के पास वो फेक वारंट छोड़ दिया था। जब पुलिस ने उस कागज की फॉरेंसिक जांच की तो उन्हें एक छोटी सी छपाई की गलती, एक प्रिंटिंग एरर मिली। ये एरर इतनी स्पेसिफिक थी कि इसने इन्वेस्टिगेटर्स को सीधे उस लोकल प्रिंटिंग शॉप तक पहुंचा दिया जहां से ये सारे फर्जी डॉक्यूमेंट्स छप रहे थे। बस इसी एक छोटी सी भूल ने उनके 40 परफेक्ट क्राइम्स का पूरा तिलिस्म चकनाचूर कर दिया। इस पूरे खौफनाक केस से जांचकर्ताओं ने हमें एक बहुत ही कड़वी लेकिन जरूरी सीख दी है। ऐसे शहर में जहां क्रिमिनल्स पुलिस की वर्दी पहनकर घूम रहे हों, वहां आपकी अपनी जागरूकता ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। मैसेज एकदम लाउड एंड क्लियर है। कभी भी किसी पर अंधा या असाधारण विश्वास मत कीजिए, वर्दी पहनने वालों पर भी नहीं, खासकर तब जब सिचुएशन थोड़ी सी भी संदिग्ध लगे। आखिर में हमारी सेफ्टी हमारे अपने हाथ में है। इस पूरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले हम सबको इस सवाल पर जरूर सोचना चाहिए। मान लीजिए रात का घना अंधेरा है, सड़क सुनसान है और कोई आधिकारिक लगने वाली गाड़ी रुकने का इशारा करती है, लेकिन अंदर से एक फीलिंग आ रही है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या सत्ता के खौफ से वहीं ब्रेक लगा देने चाहिए, या फिर अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करके गाड़ी को सीधे किसी रोशनी वाले पुलिस स्टेशन तक दौड़ा देना चाहिए? जब धोखा ही कानून की वर्दी पहन ले तो बचने का सही रास्ता क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी गहरे सोच विचार में डाल सकता है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा अलर्ट रहिए, सुरक्षित रहिए।